ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਹੋਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹਰੀਓਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ एंड वी वांट कि अपील कर सकते हैं इनू कि नहीं, कैन वी अपील, क्या हम अपील कर सकते हैं? अपील की वन अथॉरिटी इज़ देयर जो कि आपका जो डिसीजन है, जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर या कोई भी जो आपका आया है आफ्टर द एप्लीकेशन, उसको दोबारा से रिकन्सिडर कर सकती है। वो अथॉरिटी का नाम है AET, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्रिब्यूनल अथॉरिटी हैगी है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀजन ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਫ ਇਟ इज़ नेगेटिव तो ਤੁਸੀਂ अपील कर सकते हो। ਹੁਣ मैं इस वीडियो का मतलब यही है कि आपको बताना कि किन सर्कमस्टांसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है और क्या फ़ीस है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो पूरा वीडियो तक जरूर देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा डिटेल दसांगे व्हाट इज़ दिस और इसका कोई फ़ायदा है भी है कि नहीं, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता। तो देखिए फ्रेंड, जब आप कोई वीज़ा एप्लीकेशन भरते हैं, चाहे विजिटर वीज़ा है, चाहे जो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहे हैं ब्रिजिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया और उन्हें आगे कंटिन्यू करना है, देयर आर मैनी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर ये हम AET की हेल्प ले सकते हैं या AET को अपील कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली फ़ोकस करेंगे विजिटर वीज़ा के लिए, क्योंकि काफ़ी रिफ्यूज़ल आ रही हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि हम ये वाला एप्लीकेशन अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और करेंगे तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा आपको बताया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो तो जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि अपने वीडियो की रीच दूर दूर तक पहुँचे। बाकी जूम मीटिंग्स बहुत अच्छा रिस्पांस, एवरीबडी इज़ नाउ ऑन द ट्रैक। डेली वी डू 7 to 8 मीटिंग्स डेली हो रही हैं। स्लॉट्स बुक कर लो तो यू विल गेट द लिंक। 500 रुपये फीस है, वेरी नॉमिनल फीस। तो उसे आप डिस्कस करते हैं केस, क्योंकि एवरी केस इज़ डिफरेंट। ਹੁਣ ਇਹ वाले वीडियो तो बाद भी काफ़ी लोग रिफ्यूज़ल के बारे दसांगे भी आप अपील करिए ना करिए, हर एक का अलग केस है। मीटिंग बुक करो एंड विल डिस्कस। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज द वीडियो अबाउट AET, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्रिब्यूनल। देखो फ्रेंड्स, जब थोड़ा रिफ्यूज़ल लेटर आ गया, ये कुछ कंडीशनस हैगियां, कौन कौन अप्लाई कर सकता। हर कोई AET नू अप्लाई नहीं कर सकता। सब तो पहली गल ऐ नहीं है कि मैं अप्लाई करता तो मेरा रिफ्यूज़ हो गया, मेरे को पैसे आ गए, मैं दोबारा AET नू लिखदा तो अपील करदा। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। एक मैं तो स्क्रीनशॉट दे दूँगा, एक रिफ्यूज़ अपना लैटर मेरे को किसी क्लाइंट दी आई सी, उन्होंने डिस्कस किया सी। बेसिकली सब तो आसान तरीका जानन दा अपने एलिजिबिलिटी दा कि मैं कर सकदा कि नहीं कर सकदा, उन्होंने ना एक लाइन पाई होंदी है तुहाडे रिफ्यूज़ल लेटर जिहड़ा आंदा है उस विच पाई होंदी। मैं स्क्रीनशॉट तुहानूं दे दांगा। तो उत्थे लिखा होंदा है कि तुसी उन्होंने अपील कर सकते हो डिसीजन नू या नहीं कर सकते। री अपील रिव्यू मतलब उन्होंने कहते रिव्यू वास्ते भेज सकते हो कि नहीं। रिव्यू कौन करता है? AET। जिस केसेस में उनको लगता है कि हमने अपना फ़ैसला दे दिया है पर एप्लीकेशन में दम है बट हमारे हिसाब से गलत है, हमारे हिसाब से रिफ्यूज़ करना चाहिए, उन एप्लीकेशंस में लिख दिया जाता है कि आप इस डिसीजन को रिव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ जो आपको बताती है कि आप ये अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, वो आपका रिफ्यूज़ल लेटर है। अगर रिफ्यूज़ल लेटर में आपको समझ नहीं आ रहा है, आप हमें दिखाएं, हम आपको बता देंगे कि क्या केस बनता है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने रिफ्यूज़ल लेटर ध्यान से देखना है, उसमें आपको पता लगेगा कि आप अपना डिसीजन को रिव्यू करा सकते हो कि नहीं करा सकते, उसमें लिखा होता है साफ। नंबर 2, आप बताते हैं आपको एलिजिबिलिटी कौन कौन कर सकता है, उसी के ऊपर लिखा होगा। अब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे काफ़ी लोग जो 90% ये उन्हीं को लाभ होता है। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, मतलब यू आर इन द ऑस्ट्रेलिया, चाहे आप विजिटिंग वीज़ा पर हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पर हैं या स्टडी वीज़ा पर हैं, समहाउ आपका एक्सपायरेशन पास आने वाला है वीज़ा का और आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और वो आपने जो वीज़ा अलग एप्लीकेशन लगाई है वो रिफ्यूज़ हो गई है, आपको कंटिन्यू करना है और आप ऑस्ट्रेलिया में हैं,
तब आप स्ट्रेट अवे अपनी एप्लीकेशन खुद ऑनलाइन AET को भेज सकते हो। तो इसकी प्रोमिनेंट कंडीशन ये है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है या जिसके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा है, मैं आपको डिटेल बताता हूँ, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। अब आप आ जाते हैं विजिटर वीज़ा पे। विजिटर वीज़ा वाला बंदा, हम सब कहाँ बैठे हैं? इंडिया में, बाहर बैठे हैं। अब आपके बिहाफ पे वही इंडिया में वही इंडियन एप्लीकेंट AET में अप्लाई कर सकता है जिसका स्पॉन्सर बैठा है बाहर। विदाउट स्पॉन्सर यू कैन नॉट अप्लाई फॉर AET, क्योंकि दे वांट कि आपका स्पॉन्सर कौन होगा? स्पॉन्सर वही होगा ना जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। तो दे नीड द पर्सन शुड बी देयर इन द ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके लिए अप्लाई हो रहा है तो आपका वो ब्लड रिलेशन में है, स्पॉन्सर है आपका वो, तो आपके बिहाफ पे वो अप्लाई करेगा। और इन केस अगर वो हियरिंग के लिए बुलाएंगे तो वो आपकी जगह पर विज़िट करेगा। समझ गए? 80% 70 to 80% में फ़ैसला उनका आपकी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स देख के आ जाते हैं। हियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पर हियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप इंडिया बैठे हो, आपका स्पॉन्सर वहाँ पर जाएगा आपके लिए और जो जो पूछेंगे वो आपके बिहाफ पे बताएगा। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, आपके बिहाफ पर स्पॉन्सर ने AET पे एप्लीकेशन लगा दी। ऑनलाइन हो जाता है फ्रेंड्स, ऑनलाइन काम है, सबसे आसान। उन्होंने ऑनलाइन थ्रू लिंक दिया होता है, यहाँ पर आप अपील करें। वो कौन करेगा अपील? आपका स्पॉन्सर आपकी तरफ से। विजिटर वीज़ा की बात कर रहे हैं। विजिटर वीज़ा में आप वहाँ पर नहीं है, आपने तो विजिट करना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्लैरिटी के लिए। AET की अपील कौन कर सकता है? AET की अपील वही कर सकता है जिस विजिटर वीज़ा के लिए जिसका स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर कौन होता है? ब्लड रिलेशन वाला। ठीक है, मोस्टली जो जेन्युइन स्पॉन्सर होता है वो ब्लड रिलेशन वाला ही होता है। तो वो स्पॉन्सर आपका अप्लाई करेगा और आपके फ़ैसले में जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर आया उसमें ये लिखा होगा। दोनों चीज़ें आपने देखनी है। अपना रिफ्यूज़ल लेटर देखना है, उसमें रिव्यू करने के लिए लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है येस, देन आपका स्पॉन्सर विल अप्लाई फॉर AET। और उसमें टाइम लिमिट दी होती है 20 दिन 30 दिन, जितनी भी लिमिट होती है उनकी लिमिट होती है टाइम की। इस दिन के अंदर आपने ऑनलाइन ईमेल करने हैं डॉक्यूमेंट्स सारे। उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंट्स में जो आपका रिफ्यूज़ल लेटर है वो मेन डॉक्यूमेंट यही है। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर सारा उनको पता लग जाता है। एम्बेसी से वो डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ मंगा लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, कवरिंग में दे दें कि मेरे पास सो एंड सो मैंने लगाया था और मेरा ये प्रॉब्लम था, फिर भी मेरा रिफ्यूज़ल हो गया। तो अगर वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहेंगे देखना, देन दे विल रिप्लाई। आपकी जब प्रोसेसिंग हो जाएगी एप्लीकेशन की AET वाली, तब वो मांगेंगे, तब आपने वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, तो कौन अप्लाई करेगा आपके बिहाफ पे? आपका स्पॉन्सर। जिसका स्पॉन्सर नहीं है वो AET का भूल जाए, वो नहीं कर सकता अप्लाई। क्लियर है? इफ़ यू डोंट हैव स्पॉन्सर, अगर आपका स्पॉन्सर नहीं बैठा बाहर ऑस्ट्रेलिया में, आपने विजिटिंग वीज़ा लगाया और वो रिफ्यूज़ हो गया, तो दैट मीन्स आपके पास सिर्फ एक ही रह गया कि आप 5-6 महीने बाद उसको दोबारा अप्लाई करें। अच्छी तरह जो वहाँ कमियाँ थी वो कमियाँ पूरी करके दोबारा से अप्लाई करो। आपके लिए AET नहीं है। AET किसके लिए है? AET उसके लिए बैठा है जिसका स्पॉन्सर बाहर है। अगर आपके पास स्पॉन्सर, आपका बेटा, आपका ब्रदर बाहर बैठा है और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गई और आपको लग रहा है कि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग थी, गलती से रिफ्यूज़ हो गई, कुछ हो जाती हैं गलतियाँ, हज़ारों में एक गलती हो जाती है। वो या तो आपने जो लगाया उसको समझ नहीं आया, आपने तरफ से सब लगाया फिर भी रिफ्यूज़ हो गया। आप बड़े स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि मेरी रूटेडनेस भी, अपना सारा कुछ सेटलमेंट दिखाई है, आपने सारा कुछ किया है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस लगाए हैं एम्बेसी की, फिर भी रिफ्यूज़ल आ गया है, देन और आपका स्पॉन्सर बाहर बैठा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ठीक है, अब मैंने ये आपको सारी बता दी कंडीशंस, किन कंडीशंस में आप AET के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब AET फैसला कैसे सुनाता है? AET के 4 फैसले होते हैं फ्रेंड्स। 4 तरह का डिसीजन आता है AET की तरफ से आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ योर, जब वो आपकी सारी एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहला होता है कि अफर्म अ डिसीज़न। अफर्म अ डिसीज़न का मतलब है कि वो जो एम्बेसी ने आपका फ़ैसला किया है, रिफ्यूज़ किया, उसके साथ वो एग्री करते हैं। काम वहाँ पर ख़त्म हो गया कि वो कहते हैं कि जो एम्बेसी ने फ़ैसला किया हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम अफर्म करते हैं कि वो फ़ैसला ठीक था। तब आपका गेम ख़त्म। यहाँ पर 1-2 ऑप्शंस रहती हैं, आई डोंट थिंक सो वो आपको करना चाहिए, वो फेडरल कोर्ट में अप्लाई करना एंड ऑल दैट होता है। इसके बाद मोस्टली लोग नहीं करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो AET का जब आपका आ गया तो उसके बाद पहला फैसला ये होता है, ऑप्शन उनके पास
तो वहाँ पर तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि एम्बेसी ठीक है। दूसरा फैसला होता है वेरी या डिसीजन। वेरी का मतलब है कि उनका फ़ैसला कुछ और है, मतलब वो वेरी करते हैं कि अगर एम्बेसी ने आपको रिफ्यूज़ किया है तो उनको नहीं लगता कि आपका रिफ्यूज़ होना चाहिए। तो उस केस में जब वो वेरी या लिख देते हैं तब क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन फिर से वो एम्बेसी वाले ऑफिसर देखते हैं और फिर से वो रिकन्सिडर होती है और उसमें वो उनको लगता है कि हाँ भाई सही थे बंदे, तब आपको अप्रूवल मिल जाती है। तीसरा फैसला होता है कि सेट असाइड अ डिसीजन एंड सब्स्टिट्यूट अ न्यू डिसीजन। ये वाला रेयर होता है बट होता है। इसमें क्या होता है कि वो अपना फ़ैसला खुद दे देते हैं कि जब उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलती है कि भाई ये तो बंदे ने लगाया, सपोज जैसे उनको चाहिए स्टेटमेंट बैंक की और आपने लगाई है और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आपने स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लगाई हुई है, प्रूफ भी प्रॉपर लगाई हुई है और आपकी मैच कर रही है हर एक चीज़ में, मतलब ऑन हर एक तरह से वो एप्लीकेशन आपकी स्टेटमेंट ठीक है और इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो गया, तो स्ट्रेट अवे वो कह देंगे भाई इकोनॉमिकली बंदा स्ट्रॉन्ग है, वेल सेटल्ड है, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको वीज़ा दो। तो तीसरा केस में वो अपने आप डिसीजन दे देते हैं इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पहले में उन्होंने क्या किया, हम वीज़ा के साथ मान गए, तब आपका काम ख़त्म हो गया वहीं पर। दूसरे में कहा कि हमारा डिसीजन, हमें नहीं लगता आपने जो डिसीजन किया वो गलत है, हम वेरी करते हैं, तब इमिग्रेशन वाला ऑफिसर दोबारा से आपकी एप्लीकेशन देखेगा। ठीक है, तीसरा फैसला मैंने आपको बताया कि वो अपने आप ही फैसला कर देते हैं कि नहीं जी आपने रिजेक्ट किया, हमारी तरफ से ही एक्सेप्ट है, तो उसमें तो कोई दोबारा रिकन्सिडरेशन की लोड़ ही नहीं, सीधा आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा। चौथा होता है रिमिट डिसीजन टू द डिसीजन मेकर फॉर रिकन्सिडरेशन। चौथे वाले में क्या होता है, ये दूसरे से मैचिंग ही है। इसमें वो कहते हैं कि आपका पहले वाला फैसला गलत है, इसमें वो स्ट्रेट अवे कहते हैं गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम वेरी करते हैं, हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आप दोबारा से देखो, जो मैंने सेकंड वाला वेरी वाला बताया कि हमारी सोच अलग आ रही है, इसमें AET वाले कहते हैं। चौथे में कहते हैं कि आपकी जो फैसला है वो गलत है जी, ऑल टुगेदर, सीधा वो चौथी फॉर्मली कहते हैं आपका फैसला गलत है, नया फैसला सुनाओ, मतलब दोबारा से जो पहले वाला फैसला है वो गलत है आपका, तो वो स्ट्रेट वे। 4 नतीजे हैं जो AET आपको देती है। तो सारा मैंने आपको अब तक बता दिया, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फ़ैसले आते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। इसकी फ़ीस है जी अराउंड, लेटेस्ट फ़ीस आपको बताएंगे जो एम्बेसी में लिखी हुई है AET की, एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। $3153, 3153 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इज़ द फीस ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ लगानी है वैन यू अप्लाई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहोगे एडी ज़्यादा फीस ਆਪਾਂ क्यों लगाई है, वही मैं तुमको कह रहा हूँ कि इतनी फ़ीस अगर आप तभी लगाएं जब आपको फुल श्योरिटी है। अब मैं आपको जब इसके टाइम लिमिट्स बताऊंगा तब आपका सारा रोशनी क्लियर हो जाएगा माइंड में कि आपको ये लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन ये जो बता रहा हूँ 3153 फ़ीस जो है, इसमें आपको कंसेशंस मिलते हैं। मतलब केस बताता हूँ, अगर आपका जो सपोज़ आपका बेटा बाहर पढ़ता है तो स्पॉन्सर के केस में लगना है। ठीक है, आपने अपने बेटे को मिलने जाना है, आपका विजिटिंग वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपने अपने बेटे को कहा भी मेरा, उसमें आपके लेटर में आ गया कि यू कैन रिव्यू द डिसीजन, तो आपने कहा AET को लिखो, अपने बेटे को बोल दिया कि हमारा गलत ग्राउंड्स पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। आप अपने बेटे को बोलेंगे ईमेल से कि आप अप्लाई करो AET, वो उसने कहीं जाना नहीं है, उसने ऑनलाइन अप्लाई करना है और फ़ीस भरनी है। अब आपका बेटा स्टडी वीज़ा पर वहाँ पर है, वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, नेचुरल केस है, कौन इतनी फ़ीस भरेगा, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है M11 रिक्वेस्ट होती है, एक फॉर्म होता है M11, वो आप फ़ीस वेवियर के लिए साथ में लगा सकते हो कि भाई मैं स्टडी वीज़ा पे हूँ, अपना मैं 40 घंटे काम करता हूँ, अपना गुजारा मुश्किल से कर रहा हूँ, मेरे फादर ने वहाँ से आना था, आपने उनका विजिटिंग वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, अब वो AET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरी फ़ीस माफ़ करें या आधी। तो माफ़ कितनी होती है 50%, यानी अगर $3153 आपकी फ़ीस है तो वो अराउंड $1500-1600 रह जाएगी। तो ये हो जाता है अगर आप फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे दिखा देते हैं कि हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं। ठीक है, तो वो कौन दिखाएगा, आपका बेटा दिखाएगा, वहाँ पे M11 फॉर्म भर देगा और अपने प्रूफ लगा देगा कि मैं ये इतना मेरा बजट है और मुझे ये अप्लाई भी करना है, तो आप मेरी फ़ीस को वेव करें, तो 50% आपकी माफ़ हो जाती है। तो ये पहला केस हो गया, इसमें फ़ीस आपकी आधी होगी, कितनी रहेगी, $1500-1600 रहेगी। उसके बाद जब फैसला आता है आपका, फैसले के बाद भी 2 तरह से चीज़ें होती हैं। अगर जो आपकी एप्लीकेशन का कोई मतलब ढंग से, मतलब अपील जो है आपने अगर करी है और वो
उन्होंने मान ली, मतलब आपके फेवर में फ़ैसला आ गया, तब वो 50% और रिफ़ंड कर देंगे आपका, मतलब $1500-1600 में से वो सिर्फ $600-700 रखेंगे अपने पास, बाकी आपको रिफ़ंड कर देंगे अगर आपका फेवरेबल डिसीजन आता है आपकी फेवर में, ठीक है। अगर आप बीच में ही कहते हो मैंने अपील नहीं लगानी, वो चीज़ों में आपका सारा पैसा मारा जाएगा। मतलब एक बार आपने अगर लगा दिए, $1500 भर दिए, तो आप वेट करो फैसले की, फैसला आपके फेवर में आएगा तो आपको 50% और रिफ़ंड मिल जाएगा और $700-800 आपके सिर्फ लगेंगे इसको करने के लिए। अब ये मैंने आपको बता दिया कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। पहले बताया कौन भर सकता है, क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ैसले आते हैं, और ये फ़ीस का आपको मैंने बता दिया। अब सारा काम ऑनलाइन होना है, फ़ीस भी ऑनलाइन होती है, ठीक है। वेवियर करना है तो M11 आपका वो है। एक चीज़ में ख़ास ध्यान रखने वाली है कि जो वो रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा होता है इतने दिनों में आपने अप्लाई कर सकते हो रिवीजन के लिए, हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता जितना दिया होता है उसको फॉलो करना है। उसके बाद आप करोगे तो वो आपकी वैलिड ही नहीं होगी AET, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, उसी टाइम स्लॉट में आपने करना होता है। अब आपको बताते हैं जी टाइम कितना लगता है। टाइम जब आप सुनोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको 90% मैं सोच रहा हूँ, मतलब क्लेम करता हूँ 90% लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। क्योंकि सिर्फ विजिटर वीज़ा वाले ही नहीं होते हैं, और जिन्होंने वहाँ ब्रिजिंग वीज़ा भरा होता है, जो वहाँ पर बैठे हैं, उनका तलवार लटक रही है, उनको कराना, और उनका वीज़ा आज एक्सटेंड नहीं हुआ, रिफ्यूज़ होगी लेटर, तो उनको बहुत ज़रूरी होता है। उनका केस बहुत फास्ट होता है, AET में करते हैं। और ब्रिजिंग वीज़ा के केस में 19 दिन में डिसीजन आ जाता है AET का। अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया वीज़ा तो 19 दिन में वो आपने फ़ीस भर दी, 19 दिन के अंदर उनका फ़ैसला आ जाएगा। अगर आपका सब केस ठीक है तो आपका मिल जाएगा वीज़ा। अब हम आते हैं अपने विजिटर वीज़ा पे, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। विजिटर वीज़ा में फ्रेंड्स एवरेज जो टाइम है 729 डेज़, 729 दिन लगते हैं जी। तो टाइम बहुत ज़्यादा है। अब बेसिकली प्रोसेसिंग का टाइम इतना नहीं है, जो वेटिंग टाइम इन बिटवीन है ना, जब आपकी बारी आनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती हैं वेटिंग के अंदर, तो वो आपकी टर्न आने में टाइम लग जाता है। लेकिन जब आपको अलॉट होता है ना ट्रिब्यूनल का ऑफिसर, जिसने आपकी फ़ाइल को एक्सेस करना है या आपकी एप्लीकेशन को डील करना है, अपील को डील करना है, वो 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं लगाता, ठीक है। 90% केसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फ़ैसला अपने आप आ जाता है। 10-15% केसेस होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि बंदा आए, हियरिंग अटेंड करे, खुद आके बताए क्या प्रॉब्लम है, जब उनको डॉक्यूमेंट से समझ नहीं आता, या कुछ ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स और दो ताकि आपका केस और क्लियर हो, तो वो 10 से 20% केस होते हैं। बाकी 80% केसेस में आपने जो चीज़ें लगाई हैं और जो उनको एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसके बेसिस पे वो फ़ैसला दोबारा ले लेते हैं। जो मैंने आपको 4 बताए, या तो उनका अफर्म करेंगे भाई आप वो एम्बेसी के फ़ैसले के साथ हैं, या वो वेरी करेंगे, तीसरे में वो अपना फ़ैसला खुद दे देंगे, चौथे ऑप्शन में वो उनके फ़ैसले को गलत बताएंगे और अपना फ़ैसला कहेंगे भी दोबारा नया फ़ैसला दो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 4 मैंने आपको बताए, ये इसमें आने में टाइम लगता है। अब लास्ट में मेरी टिप जो मैं सोचता हूँ कि इतना आप खज्जल हो गए इस चीज़ के अंदर, तो मेरे हिसाब से अगर आप विजिटर वीज़ा के लिए जा रहे हो तो पहली बात तो मेरे वीडियोस देख लो, तुसी एप्लीकेशन आराम से बड़े ध्यान से जो मैंने आपको बताया है। एक मैं वीडियो सोच रहा हूँ प्लान करने का, जो आपको मतलब क्लियर कट सिर्फ वही बातें बताएगा जो आपने ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग द विजिंग बॉडी कार्ड। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत एसेंशियल है जो आपने लगाने, तो वैसा एक वीडियो अलग से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो वो वीडियो देख लो, उसके हिसाब से बड़े ध्यान से एप्लीकेशन भरो ताकि कोई कमी पेशी रहे ना आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। नंबर 1, तो मेरे हिसाब से आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए अगर आपका स्पॉन्सर बाहर बैठा भी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है। इतना टाइम तो आप 5-6 महीने वेट करके दोबारा लगा सकते हो अपनी एप्लीकेशन, और आपको इतनी फ़ीस भी नहीं लगेगी, ये वेवियर के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अपने इंडियन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो वहाँ पर बैठा है उसके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, ये उनके लिए भी है ना AET। जो ऑस्ट्रेलिया में जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उन्होंने नया वीज़ा एक्सटेंशन के लिए लिखा, कोई और वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वो कैंसिल हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, तो उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो कहते हैं हमारा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैंने और आगे एक्सटेंड रहना है, तो मेरा ये अपील, वो उनके लिए तो ठीक है, वो तो करें। लेकिन जो विजिटर वीज़ा वाले लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड जो देख रहे हैं मोस्टली अब वीडियो, जिनके लिए बन रहा है कि आपका विजिटर वीज़ा, आपका स्पॉन्सर बाहर बैठा है, तो आपको मेरे हिसाब से इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए।
मेरी सोच है, बाकी आपका फैसला है। मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिया कैसे कैसे करना है। आपके स्पॉन्सर ने आपकी तरफ बिहाफ पे अप्लाई करना है, आपके स्पॉन्सर ने फ़ीस भरनी है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो 50% वेव ऑफ हो जाती है और फाइनल डिसीजन होने के बाद आपको 50% और मिल जाता है। तो वो आपका फैसला है, अगर आप चाहते हो तो ये प्रोसीजर लगते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना रिफ्यूज़ल लेटर देखो, उसमें उन्होंने प्रोविज़न दिया भी हुआ है या नहीं। उन्होंने प्रोविज़न दिया ही उसमें होता है जिसमें स्पॉन्सर होता है और उनको लगता है स्पॉन्सर जेन्युइन है। ये चीज़ भी होती है, अगर आप ऐसे जुगाड़ से स्पॉन्सर बना लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर रिजेक्शन ऑफ योर वीज़ा। हमेशा स्पॉन्सर वो होता है जो आपका ब्लड रिलेशन है, इमीडिएट, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका हस्बैंड है, या आपके मदर फादर हैं, या आप वहाँ पर हो, इधर आपकी मदर फादर, मतलब ब्लड रिलेशन होना चाहिए। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। और उनके केस में ही मैंने आपको बता दिया किस किस को लगाना है, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने क्लैरिटी आपको दे दी AET के बारे में कि कैसे लगता है, किन सिनेरियोज़ में लगता है, कौन लगा सकता है, लगाने का फ़ायदा है कि नहीं है। मैंने अपना ओपिनियन भी आपको दे दिया। बाकी इसके आगे और वीडियोज़ आने वाले हैं, आप लगे रहें। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपके कमेंट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे जर्नलाइज वीडियो हैं वो मैं बना देता हूँ। लेकिन जो केस स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको मीटिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। वेरी नॉमिनल फ़ीस ₹500 ओनली। पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपके पास मीन्स है, बैंक ट्रांसफ़र, आप उससे कर सकते हो एंड यू विल गेट द स्लॉट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।